करना चाहूँगा। और जो महत्वपूर्ण एक घटना जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ 5 जनवरी का है, आज से 2 दिन पहले का, कि देश के हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूं और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए जरूर आऊंगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः बहाल कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूं और ये जो षड्यंत्रकारी जो घटनाक्रम किया गया वहां पर, इस को किसी भी तरीके से कोई भी देश और दुनिया का कोई भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला नेता स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर जितनी पुरानी समस्याएं थी, जितने ऐसे विषय थे जिनके ऊपर शायद प्रधानमंत्री जो पहले के रहे हैं उन्होंने हाथ लगाना भी स्वीकार नहीं किया होगा, उनको इन्होंने हल किया। यानी उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के 370 के ऊपर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। कितना बड़ा एक निर्णय लेकर के और 370 को निष्प्रभावी किया। राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को जो यानी हजारों वर्ष का एक विवाद का विषय, कितनी उस पर लड़ाइयां भी हुई और देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा बड़ा ये यानी विषय का निर्णय उन्होंने करके दिखाया और बहुत शांतिप्रिय तरीके से, कोई भी यानी किसी को खरोंच भी नहीं आई है, तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुनिश्चित किया। इसी प्रकार जो यानी एक प्रकार से देश के प्रति प्रेम रखने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो विदेशी लोगों का आवागमन होकर के और उसमें व्यवधान डालने की या जो देशद्रोही गतिविधियां करने के लिए जो प्रेरित करते थे, उनको रोकने के लिए भी सीसीए का जो एक्ट बनाया और भले उसका कुछ विरोध भी हुआ हो, लेकिन उसको राष्ट्रभक्त नागरिक हमेशा उसको पसंद करता है कि हाँ ऐसे सब जो काम जो राष्ट्र के हित में हैं ऐसे उन्होंने किए हैं। और बड़े बड़े स्थानों का जो पुनरुद्धार, बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया, केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया, काशी विश्वनाथ मंदिर का हमने देखा है ये भी उन्होंने किया। इन चीजों को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो इस प्रकार से करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जब ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है तो ये किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती और ये मैं समझता हूं कि ये निंदनीय है। तो आज की मुख्य विषय में तो मुझे इतना ही बताना था। मैं आज प्रातःकाल मनसा देवी माता जीवनदायिनी, रक्षादायिनी, वहां जाकर के मैंने हवनी भी किया और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना की, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सब नेता आज एक ज्ञापन देकर के भी आए हैं राज्यपाल महोदय को और उसमें भी हमने उनसे आग्रह किया है कि राष्ट्रपति जी को निवेदन करें कि कठोर से कठोर कार्रवाई और पंजाब सरकार के खिलाफ ये होनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ विषय जो और मैंने आपके सामने रखने हैं, उसमें एक विषय है हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, एक अविश्वसनीय जिसको कहना चाहिए एक मैगजीन के आंकड़ों के आधार पर जितना वो झूठ बोलने का काम उन्होंने कर रखा है शुरू में,
और वह है CMIE की जो एक मैगजीन का वो आंकड़ा बार बार देकर के बेरोजगारी का विषय करते हैं। बेरोजगारी के बारे में जो मैं आज अधिकृत आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको पता 3 वर्ष से परिवार पहचान पत्र ये जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और प्रदेश की पूरे परिवारों की जनगणना एक प्रकार से उसमें से होती है और सबका रजिस्ट्रेशन 98% का रजिस्ट्रेशन उसमें मैं कह सकता हूँ हो गया है। लगभग 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो अभी किन्हीं कारणों से शायद उन्होंने नहीं उसको किया होगा, लेकिन समय आने पर मुझे लगता है वो भी कर लेंगे। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका कुल आंकड़ा इस समय मैं आपको बताता हूँ कि 65,78,311 परिवार हैं और 2,57,99,000 अर्थात 2,58,00,000 की जनसंख्या उसमें अंकित है। और जो बेरोजगारी की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें 18 साल से 58 साल तक की जो आयु के लोग हैं वो इसमें 1,72,96,000 हैं, अर्थात 1,73,00,000 मोटा मोटा माने कि ये 18 से 58 वर्ष आयु के कुल जनसंख्या है। अगर उसमें हम अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या गिनते हैं तो 10,59,530 है और ये वो है जिन्होंने अपने आप कहा है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन से बड़ा तो आंकड़ा नहीं हो सकता कोई, बाकी तो सबने सेल्फ डिक्लेयर किया है और सबका आंकड़ा हमारे पास है कि जो 2,57,00,000 लोग हैं उन सबका जो डाटा है वो मेरे पास है। यानी उसके अंदर एडवोकेट्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल PSU एम्प्लॉई हैं, चिल्ड्रन हैं। यानी इसमें अगर बच्चों का आंकड़ा तो 18 लाख तो बच्चे हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज ऑफ अदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फार्मर्स हैं। 12,56,000 का आंकड़ा फार्मर्स का है, हाउसवाइफ्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबर है, इन्फेंट हैं, लैंड ओनर है, लैंड ओनर फार्मर है, अदर लेबर है, पेंशनर्स हैं, प्राइवेट कंट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं, सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, स्टेट गवर्नमेंट PSUs, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड जो हैं 11,04,000। ये अगर टोटल हम आंकड़ा गिनते हैं यानी जिसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो 58 से ऊपर के भी हैं, वो भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 58 वर्ष से ऊपर के एम्प्लॉयमेंट का यानी अनएम्प्लॉयड का एम्प्लॉयमेंट देने का काम सरकार की प्रयत्नों से तो नहीं हो सकता, अपने आप कोई करेगा। लेकिन 18 से 58 का जो मैंने आंकड़ा बताया है वो है वो लेकिन बहुत थोड़े हैं, 1,000-1,500 ये ज्यादा नहीं है। तो इनका अगर मैं केवल 18 से 58 का आंकड़ा अगर बताता हूं कि 1,72,96,000 में से 10,59,530 लोग ये अनएम्प्लॉयड अपने आप को कह रहे हैं, जो 6.1% बनता है। और अगर मैं टोटल आबादी का भी ले लूं 0 से और 100 ईयर्स तक का भी, तो उसमें 4% बनता है, 4 पॉइंट समथिंग ये % बनता है। तो टोटल का लेने का कोई कारण नहीं है, केवल जो एम्प्लॉयबल जो संख्या है उसमें से जो अनएम्प्लॉयड जो हैं और जो अपने आप को अनएम्प्लॉयड कहते हैं वो संख्या 6.1% है। तो ये तो हमारे पास एक परिवार का आंकड़ा है और अगर वो कोई 1,500 का सैंपल लेकर के इधर के उधर के ला करके या फिर उसमें भी तरह तरह के अपने फैक्टर लगा करके और 34% कैसे वो करते हैं, जिस प्रदेश का 34% अनएम्प्लॉयड यूथ हो जाएगा उस दिन क्या बनेगा आपको पता है, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। तो ये एक ऑथोरिटेटिवली मैंने आपके सामने ये विषय रखा है। और जो लेबर के भी जो आंकड़े हैं, लेबर फेडरेशन एक है, उन्होंने भी भारत में बेरोजगारी की दर जो बताई है वो 9.4% बताई है और CMI ने उसको भी 7.4 बताया है। और हरियाणा में जो है 29.3, ये पिछले एक बार तो 34 बता गए, वो एक बार अभी 29 दिखा रहे हैं। यानी उनके जो आंकड़े हैं देश भर के हिसाब से कुछ है, हरियाणा के हिसाब से कुछ है।
तो ऐसे आंकड़ों में केवल मैनिपुलेशन करके और राजनीतिक उसमें से हेतु निकालने का ये जो प्रचलन है, मैं इसको भी अच्छा नहीं मानता। राजनीति में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तथ्य तथ्य है, तथ्यों को तथ्यों के आधार पर रखेंगे तो तभी उसका कोई एक विषय ठीक से बनेगा। 6.1 4% तो टोटल आबादी के हिसाब से अगर गिरते हैं, लेकिन उसको गिनना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो बच्चे हैं, 18 साल से छोटे हैं, विद्यार्थी हैं या फिर 58 साल से ऊपर के हैं। उनमें अगर कोई संख्या जुड़ेगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और सीएमआई को भी मैं जरूर कोई इसका विषय हम एजी साहब से बात करेंगे कि इसके नहीं, अब इस बार मैं एजी साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे। ऐसे ही एक आंकड़ा और आपके सामने मैंने रखना है कि अभी तक जो परिवार पहचान पत्र के अंदर दी गई दर्शाई गई सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है, उसमें 3 फेज का हमने वेरिफिकेशन करा लिया है। जिन्होंने 25,000 रुपया इनकम भरी उनका भी 25 से नीचे, और फिर 50 से नीचे, फिर 75 से नीचे। अब 75 और 1 लाख के बीच का 4th फेज भी हमने उसको यानी वेरिफिकेशन के लिए भेजा है। लेकिन अभी जो दिसंबर 1 तक इनमें से जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम थी, उसके बाद और भी निकले हैं, लेकिन उस समय तक जो आंकड़ा हमारे पास था 1,48,000 परिवारों का था। क्योंकि एक लगातार चलता हुआ प्रोसेस है, कोई 1,48,000 ही है ऐसा नहीं है, और होंगे, निश्चित रूप से होंगे। लेकिन हमने उसमें से अपना काम शुरू करने के लिए इसी आंकड़े को लेकर आगे काम बढ़ाया था 1,48,333 परिवारों को, और उसमें से 91,900 परिवार उन अंत्योदय मेलों में उपस्थित हुए आए। बाकी लोग नहीं आए, सबको बुलाया था हमने। और उसमें से 58,200 परिवार अलग अलग विभागों ने उनको अपने जिम्मे ले लिया है कि जिनको वो काम देंगे, बैंक से सहायता लेके देंगे, खुद अपनी सब्सिडी है वो देंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। और शेष परिवार जो हैं वो अभी काउंसलिंग के लिए हमारी जो टीमें हैं, काउंसलिंग टीमें जिलों की, उनके पास है कि वो कोई इस प्रकार की स्कीम बैंक यानी अब डिपार्टमेंट की स्कीमों में फिट नहीं बैठे हैं, और इसके अलावा वो क्या काम कर सकते हैं उनसे दोबारा से पूछेंगे। इसमें आउटसोर्सिंग की बात मैंने नहीं पूछी थी। हो सकता है कुछ लोग उसमें आउटसोर्सिंग की इच्छा व्यक्त करें तो आउटसोर्सिंग में प्राइवेट नौकरी में भी जा सकते हैं, सरकारी में भी जा सकते हैं, जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। और इसके अंदर से कुल जो स्वीकार कर लिए गए हैं इन 58,000 में से 27,600 परिवार तो ऐसे हैं उनको जो सहायता देनी है वो दी जा चुकी है, या अब वो बैंकों के माध्यम से बांटी जा रही है। लेकिन इस क्रम को हमने कहा कि जनवरी के वैसे तो 7 तारीख तक आज तक उन्होंने करना था, और आज के बाद दूसरा चरण हमने उसका अंत्योदय मेले का लगाना था, लेकिन उस कार्यक्रम को विड्रा केवल कोविड के कारण से किया है। अब जैसे ही कोविड की स्थिति ठीक होती है तो सेकंड फेज इसी का, उसमें जो पिछले परिवार रह गए वो भी, और तब तक 1 लाख तक की इनकम के और परिवार आएंगे वो भी, उनको सबको बुलाया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से कोविड के खत्म होने पर हम सोचते हैं 31 मार्च से पहले इसको हम पूरा करें, तो हमारा टारगेट 1 लाख परिवारों को सहायता देने का 31 मार्च तक का है। अगर ये कोविड बाधा नहीं बनता है तो इसको हम जरूर उस समय तक पूरा कर लेंगे। अब है विषय ओमिक्रॉन और कोविड की तीसरी लहर। बहुत चिंता का ये विषय है क्योंकि हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे अपने प्रोग्राम मैंने बनाए थे विधानसभाओं के, वो भी एक बार विड्रा किए हैं। अब छोटी छोटी बैठकों में ही हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, पार्टी के लोगों को बुलाकर छोटे कार्यक्रम 100 संख्या, 50 संख्या, 200 संख्या, इससे नीचे नीचे के सब कर रहे हैं, क्योंकि इतनी छूट हमने बाकी भी समाज के लोगों को दी है, तो उतना ही उसी प्रकार से हम पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी जो तीसरी लहर आई है, इस लहर में हम देख रहे हैं कि लगभग यानी कल ही 2,500 नए केसेस में आए हैं जो ठीक हो गए और नए आ गए। ऐसे नेट रिजल्ट एक्टिव केसेस अभी 8,000 हैं, और 8,000 केसेस में ओमिक्रॉन के जो कुल केसेस आए हैं वो 114 आए हैं, जिसमें से 83
ये ठीक हो चुके हैं और 31 अभी उनमें से एक्टिव हैं। तो इस प्रकार से आंकड़ा है। अभी ये फैलने की जो गति है बहुत ज़्यादा गति है। मुझे लगता है कि जितना पिछले दिन आता है अगले दिन उसका 150% ही आ जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो उस गति से जैसे बढ़ रहा है, अनुमान सब ये लगा रहे हैं कि ये 25 जनवरी के आसपास ये पीक पर पहुंच सकता है। लेकिन ये सब अनुमान है, एक्चुअल में कितने आएंगे। बराबर में हमने वैक्सीनेशन की गति भी अपनी बढ़ाई है। कल 15 से 18 वर्ष के जो लोगों का आंकड़ा था एक दिन का, वो भी मेरे पास आया है, मैं आपकी जानकारी के लिए वो फर्स्ट डोज, ये तो कुल आंकड़ा है, लेकिन कुल मिला के 1.25 लाख के 1.5 लाख के आसपास 15 से 18 था और 2.5 या 287 के आसपास ऐसा फर्स्ट डोज सेकंड डोज थी। कुल मिलाकर 4.5 लाख के आसपास एक दिन में कल वैक्सीनेशन हुई है। तो ये वैक्सीनेशन का जो कुल व्याप है वो 4 लाख से ऊपर चल रहा है और उसमें जो हमारे टेस्टिंग है वो भी कोई 35,000 40,000 की टेस्टिंग डेली चल रही है और आवश्यकता पड़ने पर इसी गति को भी बढ़ाया जा सकता है। युवकों में काफी उत्साह है। तो कुल मिलाकर 15.5 लाख के करीब 15 से 18 वर्ष के जो युवक हैं, हम बहुत जल्दी इन सबको वैक्सीनेशन का वो टीका लगा पाएंगे। सब व्यवस्थाएं कंट्रोल की गई हैं। कुछ जिलों में सख्ती थोड़ा ज्यादा बरती गई है। 11 जिलों के अंदर सायंकाल 5 बजे 6 बजे तक अब कर दिया है उनका टाइम और वहाँ के जो मॉल्स हैं उनका भी यही समय रहेगा। शादियों पर या जो गैदरिंग होती है उस पर भी थोड़ा कंट्रोल किया गया है। आने वाले समय में प्रतिदिन हम इसका जो फीडबैक है वो लेते हैं और उसमें से ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक विषय है शिक्षा क्षेत्र का 134A का। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी 134A का कुल 40,000 के आसपास ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और उनकी अपेक्षा थी कि सब हम प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ें। लेकिन पहली बार चूंकि हमने परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरिफिकेशन का भी उसमें लगा दिया है, तो एक विवाद बड़ा खड़ा हुआ कि जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है वो भी इच्छा कर रहे हैं उसमें एडमिशन प्राप्त करने की, जबकि उनको नहीं दिया जा सकता। तो उसमें जो इनकम का दायरा है उसके अंतर्गत जो आने वाले परिवार हैं उसकी सिलेक्शन करके ही हम क्लियर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स की 3 लोगों की टीम बना दी है, डीओ, डिप्टी कमिश्नर और एक अधिकारी ग्रिड का है। तो तीनों मिलकर के जिन बच्चों का इनकम वेरिफिकेशन का क्लियर करते हैं कि 2 लाख से नीचे परिवार की इनकम है, केवल उनको एडमिशन मिलता है। अभी तक लगभग 12,000 विद्यार्थियों को और विभिन्न स्कूलों में ये मिल चुका है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो इस बात का विरोध इस नाते से करते हैं कि उनकी फीस जो है वो कम है। तो इस फीस को भी ध्यान रखते हुए हमने आज ही विचार किया है कि हम उसकी थोड़ी फीस क्यों ना बढ़ा दे दें। अभी तक जो फीस है ग्रामीण क्षेत्र में वो 300 रुपये और 500 रुपया है, 5वीं तक की या चौथी तक की, 5वीं तक की 300 रुपये है और 6ठी 7वीं 8वीं में 500 रुपया है। शहरों की 500 और 700 है, 5वीं तक 500 है और 6ठी 7वीं 8वीं 700 है। आज से हम उन सब के बच्चों की जो फीस है, मासिक फीस 200 रुपया इस फीस में और जोड़ करके और सब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को जो फीस मिलेगी 300-500 की बजाय 500-700 मिलेगी, 500-700 की बजाय 700-900 मिलेगी। तो ऐसा 200 रुपये प्रति बच्चा अर्थात 2400 रुपया प्रति वर्ष का ऐसा इन बच्चों का उनको ज्यादा मिलेगा। अभी एडमिशन आज चूंकि 12,000 हैं, मुझे लगता है कि और ये 8-10 हजार बच्चे बढ़ सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। तो 20,000 बच्चों का 2400 रुपये के हिसाब से ये लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्चा इस साल का और बढ़ जाएगा। तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं और मैं अपील करूंगा कि ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बच्चे उस श्रेणी में आते हैं 2 लाख रुपए से नीचे की इनकम और उन्होंने टेस्ट जिन्होंने पास कर लिया है,
वो दूसरी से लेकर के और 8वीं तक उन बच्चों को एडमिशन दें, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। पावर डिपार्टमेंट की कल एक जानकारी हमने सबको मीडिया के माध्यम से दी है कि अब सौर ऊर्जा पर ध्यान किया जा रहा है। सौर ऊर्जा पिछले 5 वर्ष से ही हम इसमें गति जो दे रहे हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। 2014 तक केवल मात्र 492 कनेक्शन सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल्स के थे और आज 25,500 कनेक्शंस तो दिए जा चुके हैं और 13,800 पर काम चल रहा है। ऐसे लगभग ये 39-40,000 कनेक्शन अभी हो जाएंगे। टारगेट हमारा 50,000 का है कि 50,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन ये किसानों को उपलब्ध करा जाए। 10 मेगावाट, 5 हार्स पावर और 10 हार्स पावर, इस लेवल के ही कनेक्शन होंगे ताकि उनको बिजली का कनेक्शन ना लेना पड़े और दिन के समय पावर वो अपने सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने ट्यूबवेल को, जिनकी छोटी खेती है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है और पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा है, ऐसे सारे क्षेत्र में इन लोगों ने जो लेने की शुरुआत की है। एक बहुत अच्छा एक पग है और बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें किसान को सिर्फ 25% का खर्च लगाना पड़ता है, 75% उसमें सब्सिडी देते हैं। और इसके साथ दूसरी शर्त है कि माइक्रो इरिगेशन ही होना जरूरी है। हम खुला जो इरिगेशन का उसको डिस्करेज कर रहे हैं ताकि माइक्रो इरिगेशन से पानी कम में खेती पूरी की जा सकती है। बचा हुआ पानी वो बाकी खेतों को दिया जा सकता है और लेवल पानी का जमीन के नीचे वो भी बहुत नीचे न गिरे। तो ऐसा एक इसके ऊपर भी हमने जोर लगाया है। हम डिस्करेज कर रहे हैं कि 50 हार्स पावर से ऊपर का पावर का कनेक्शन न दिया जाए, ट्यूबवेल न लगाया जाए। वहां पर नहरी पानी को और टैंक बना करके माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से जो पंप लगा करके उस पानी का उपयोग करें माइक्रो इरिगेशन में, ताकि खेती उनको की जा सके। क्योंकि 50 हार्स पावर से नीचे का मतलब है कि 250, 300, 400 फुट नीचे पानी चला जाता है, तब वो 50, 55, 60 हार्स पावर की मोटरें भी लगती हैं। बिजली की खपत भी बहुत होती है। यानी एक एक ऐसा जो पंप है जो 50 हार्स से ऊपर है, वो सरकार को एक साल में 3.5 लाख से 4 लाख रुपया कॉस्ट करता है। तो 3.5-4 लाख में 5-7 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन उसने बो भी ली है, तो उसका फाइनेंशियल नेट आउटपुट वो माइनस में ही है। इसलिए उस इतने खर्चे को ना करके हम माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से और नहरी पानी उसको वहां पहुंचाएंगे, चाहे वो ऊंचा क्षेत्र भी है, लिफ्ट करके पानी पहुंचाएंगे, तब भी हमको वो फाइनेंशियली वायबल पड़ता है। अभी हमारे विपक्षी मित्रों का एक खेल और चला है। वो खेल क्या चला है कि जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं, जिनको कोर्ट्स के निर्णयों के कारण से भी कई बार नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, कारनामे उन्हीं के किए हुए हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे बीज बो रखे हैं जिसके कारण से कोर्ट में चलते चलते बहुत सी नौकरियों को स्टेक पर लग गई उनकी और उनको बाहर निकालना पड़ा। और हमने उनको कहा कि हम इनको आउटसोर्सिंग पर नौकरी देने के लिए तैयार हैं एक सिस्टम से। उसके लिए हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाया है और सबको अपील की है कि जिसको भी एक्सपीरियंस है सरकार के काम करने का, कोई भी एक्सपीरियंस, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, और किन्हीं कारणों से वो पक्की नौकरी से बाहर हो गए हैं, ऐसे सबको कहा कि वो पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर कराने के बाद हमारी जो नई आवश्यकताएं हैं वो ठेकेदार के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से न लेकर के कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको जो है काम दिया जाएगा। निश्चित रूप से उनकी जो आज वर्तमान में जो सैलरीज तय हैं हमारी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो मैंने बनाई गई हैं, वो ग्रुप ए की अलग हैं, बी की अलग हैं, सी की अलग हैं, डी की अलग हैं, अलग अलग हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको एक लाभ दे करके उनको एडजस्ट करेंगे। उदाहरण के लिए पीटीआईज हैं। अब पीटीआईज ने लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको निर्णय दिया गया कि इनको जो है उसी लिस्ट को जो 2006 में थी या 4 में थी जब एग्जाम हुए, उसी लिस्ट का उन्हीं शर्तों पर एग्जाम लेना चाहिए। जो पास हो जाए उनको लगा लें, जो पास नहीं उनको बाहर करें। बहुत लोग पास हो गए, फिर भी कितने बचे, 800-900 कितने पीटीआईज, हाँ, तो लगभग आधे बच गए, आधे लग गए। जो आधे बचे हैं इनके लिए भी हमने एक रास्ता बनाया था कि इनको कोई ना कोई खेल सहायक के रूप में और इनको ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो खेल सहायक रूप में हम लेने लगे,
कोई भी उन्हीं में से कोर्ट में चला गया तो उनका के बैकडोर से एंट्री है, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। हमने कहा ठीक है, खेल सहायक ना सही, लेकिन उनको रोजी रोटी उनकी मिल जाए तो किसी भी और काम में वो हम आउटसोर्सिंग का जो कौशल रोजगार निगम का है उसकी कंडीशनें पूरी करता होगा तो उनको ले लेंगे। इस प्रकार बहुत से ऐसे वर्ग हैं, लेकिन इन हमारे विपक्षी मित्रों ने इनको भड़काने का काम ये शुरू किया हुआ है। वो बहुत वर्ग है, केवल एक वर्ग ये नहीं है। और जगह जगह आपको जो समाचार मिलते हैं कि वहां ये धरना देगा, वहां वो धरना देगा, वहां वो धरना देगा, ऐसे ऐसे विषय हैं, उनकी बातें मान भी रहे हैं। मानने के बाद भी हमारे सामने आके कहते हैं ठीक है जी, हमने मान लिया और हम कल से काम में लग जाएंगे। वहां जाने के बाद कहते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। तो इसको सरकार की कमजोरी कोई भी ना माने, हम उनके व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो संभव वो करेंगे, जो संभव नहीं है वो करने के लिए हमारी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सब एक ही तरीके से डील होंगे ऐसा नहीं है, हर किसी के अपनी अपनी सिस्टम व्यवसाय है, तो उनके हिसाब से उनको सबको एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए दबाव डालने की जो विपक्ष के उकसावे पर जो भी कोई ग्रुप करता है वो उचित नहीं है। उस दबाव में डालने की कोई जरूरत नहीं और उसमें हम आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस को मुद्दा तो कोई मिला नहीं, और जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो बिना किसी जिसको कहना चाहिए मुद्दों के और इन चीजों को उकसा करके कैसे दबाव बनाया जाए। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी यानी विपक्ष रहने वाली कोशिश करती है, लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के हित में कर रहे हैं, और समाज का जो मुख्य वर्ग है, समाज का जो मेजोरिटी है, वो आज के हमारे काम से संतुष्ट है। ऐसा फीडबैक हमारे पास भी है। कोई बात आपकी ओर से हो तो बताइए। सीएम सर, 5 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ पंजाब में, इसको पंजाब गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी मानेंगे या लैप्स सिक्योरिटी लैप्स मानेंगे इसको? देखिए, 2 कमेटियां बन गई हैं, एक पंजाब सरकार ने भी बनाई है और एक MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बनाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई है। अब ये सारी चीजें इस लेवल पर कहना एकदम दुरुस्त नहीं होगा। ये कमेटियां जैसा ही अपनी रिपोर्ट देंगी, उस रिपोर्ट के बाद पता लग जाएगा कि वो कितना बड़ा षड्यंत्र उन्होंने किया, कितना बड़ा लैप्स है। लैप्स तो एकदम फर्स्ट इंस्टेंस पर दिखता ही है, प्राइमा फेसी दिखता ही है। आखिर जब मौसम खराब है और हेलीकॉप्टर वहां नहीं जा पा रहा है और उसके बाद अल्टरनेटिव रूट, चाहे साफ मौसम भी होता है, तब भी इस प्रकार की जो रूट की अल्टरनेटिव व्यवस्था एक रखी ही जाती है, हर जगह रखी जाती है। और वो पुलिस है, फिर बाकी जो फोर्सेज हैं, उन सबको बताया जाता है, वो क्लियरेंस देते हैं। क्लियरेंस देने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट शुरू होती है। अब उन्होंने क्लियरेंस भी दे दी है, रास्ते भी बंद हैं, आगे जो भी कुछ प्रोटेस्टर्स हैं वो गाड़ियां उड़ाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं शासन की, प्रशासन की जानकारी के बिना होगा ऐसा लगता नहीं है।